हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और टॉपिक उठाएंगे हम। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव होगा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद एक्सेस चार्ज क्या होता है। फिर कंडक्टिंग पाथ क्या होता है। कंडक्टिंग पाथ में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है और ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज करने का मतलब क्या होता है, और लास्ट में इंड्यूस्ड चार्ज किसको बोलते हैं। शुरू करते हैं पहले कंडक्टर से। तो हमारे इर्द गिर्द जो मटेरियल्स हैं इनको हम चार ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें जो चार्ज है वो फ्रीली मूव होता है एक एंड से दूसरे एंड तक, कि फ्रीली मूव नहीं होता है। वो मटेरियल्स जिनमें चार्ज फ्रीली मूव होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं हम कंडक्टर्स। मटेरियल्स मटेरियल्स इन which charge moves freely. Materials in which charge moves freely. For example, metals है, सारे metals इसमें फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी है, हम भी जो है कंडक्टर्स में आते हैं। लाइक इम्प्योर वाटर है, वाटर जो इम्प्योर होगा लाइक ग्राउंड वाटर, टैप वाटर जो भी है, लेकिन प्योर वाटर नहीं, वो कंडक्टर नहीं होता है। तो इनमें चार्ज फ्रीली मूव होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जब हम एसी सॉकेट जो होता है जब उसमें डालेंगे तो हमें करंट लगेगी, क्योंकि वहां से चार्ज फ्लो हो जाएगा। अगर हम मेटल पीस है हमारे पास तो इसमें तो फ्रीली फ्लो होता है, फिर हमारी बॉडी में भी होता है, तो करंट हमें इसीलिए लगती है। तो दूसरा जो यहाँ पर दूसरी कैटेगरी बनती है मटेरियल्स की, वो है इंसुलेटर्स। इनको हम नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें चार्ज फ्रीली मूव नहीं होता है, ऐसे मटेरियल्स को हम नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो मटेरियल्स इन विच चार्ज डज नॉट मूव फ्रीली, तो इसमें आएंगे सपोज रबर है, प्लास्टिक है, गिलास है, प्योर वाटर है। अगर वाटर प्योर हो तो वो भी कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है। प्योर फॉर्म ऑफ वाटर जो केमिकली प्योर हो, कोई सॉल्ट प्रेजेंट ना हो। इम्प्योर वाटर में क्या होता है कि इसमें साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है तो सॉइल से, जो रॉक्स वगैरह से सॉल्ट्स ऐड हो जाते हैं। सॉल्ट्स फिर वाटर में डिजोल्व होके आयन्स बनते हैं, वो आयन चार्जड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से वो कंडक्टर्स फिर बनते हैं। लेकिन प्योर वाटर इंसुलेटर ही होता है। उसके बाद है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें चार्ज फ्लो तो होता है लेकिन इतना फ्रीली नहीं जितना कंडक्टर्स में होता है। तो इन इन मटेरियल्स में चार्ज मूव होता है, इनकी और इनके बीच में कंडक्टिविटी होती है। तो उनकी इनसे ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं लेकिन इनसे कम। ऐसे मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। मटेरियल्स इन विच charge moves but not as freely as conductors। तो इनकी कंडक्टिविटी जो होती है इज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। अब ये हमारे पास ये कहाँ भी यूज होते हैं, ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह है वो इन सेमीकंडक्टर्स से बनते हैं। तो इसमें आते हैं हम सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनसे फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन वगैरह जो भी है वो बनते हैं। एक और कैटेगरी है फिर सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स न्यू क्लास ऑफ मटेरियल्स है, इन पर रिसर्च भी हो रही है। ऐसे मटेरियल्स जिनमें कुछ कंडीशंस के अंडर क्या होता होगा कि इनमें जो चार्ज है वो बहुत ही ज्यादा फ्रीली फ्लो होता है। इनमें चार्ज कंडक्टर्स में फ्रीली फ्लो होता है लेकिन इनमें रेजिस्टेंस भी होती है। क्या होता है कि ये जो भी एक कंडक्टर होता है लाइक कॉपर
ये कॉपर एटम्स का बना है, कॉपर सॉलिड है, कॉपर एटम्स का बना है। तो हर एक कॉपर एटम का जो वैलेंस शेल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री होता है, उसका न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा बाइंडिंग नहीं होती है, तो वो फ्री होता है टू मूव। तो सारे कॉपर एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो सारे फ्री होंगे। तो जब यहाँ पे वोल्टेज दूंगा, पुश जो मैं दूंगा यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की शक्ल में, वोल्टेज की शक्ल में, चाहे बैटरी कनेक्ट करूँ या फिर जो एसी का सॉकेट होता है इसको उन दो एंड के साथ कनेक्ट करूँ, तो क्या होगा कि एक पुश लगता है इससे इन चार्जड पार्टिकल्स पे, तो फ्रीली फ्लो करते हैं। लेकिन ऑन द वे क्या होता है, जो इन कॉपर एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो तो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन कॉपर एटम इस सॉलिड में अपनी अपनी जगह फिक्स होता है, अपनी अपनी जगह वो मूव नहीं करता, खाली वाइब्रेशन। तो जब भी हम यहाँ से वोल्टेज देते हैं तो ये फ्रीली फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली फ्लो होता है, लेकिन ऑन द वे ये इन एटम्स के साथ कोलाइड करता है। तो इस कोलिजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो हिंड्रेंस पैदा होती है फ्री मूवमेंट के टाइम पे भी। लेकिन सुपर कंडक्टर्स एक ऐसा क्लास ऑफ मटेरियल्स है जिनमें ये रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो की जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फ्रीली मूव करते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है। तो इसे एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो हम मेटल्स यूज करते हैं, जब इनके थ्रू चार्ज मूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ करंट, तब थोड़ी करंट जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ाया हो जाती है। हीट, वो हम हीट किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़ाया हो जाती है। लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स है, चूंकि इनमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्कुल भी जीरो होती है, बिल्कुल खत्म होती है, तो हम सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं और इनमें जो लॉसेस है वो नहीं होंगे, खासकर जो हीट के फॉर्म में ज़ाया होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करने के लिए रेजिस्टेंस बीच में आता है। रेजिस्टेंस ही इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करता है। जब रेजिस्टेंस ही नहीं होगी तो लॉसेस हीट के फॉर्म में नहीं होंगे। तो ये थे 4 क्लासेस ऑफ मटेरियल्स। उसके बाद है एक्सेस चार्ज किसको बोलते हैं। अब एक्सेस चार्ज किसको बोलते हैं हम? एक्सेस चार्ज, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि ये एटम्स का बना है और इसमें जितने एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। मीनिंग जितना इस पेन में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, और नेट इफेक्ट ये होगा कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये ऑब्जेक्ट नॉर्मली। लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट की रबिंग करेंगे किसी दूसरी चीज के साथ, तो इस रबिंग के साथ क्या होता है, कितनी एनर्जी निकलती है हीट से, फ्रिक्शनल हीट से, कि वो हीट एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है और वो इलेक्ट्रॉन इस दूसरी बॉडी पर जमा होते हैं। तो इस पर ये तो पहले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थे, यानी कि सपोज इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज था एटम्स में 10 कूलम्स, तो टोटल नेगेटिव चार्ज था 10 कूलम्स। तो +10 -10 कैंसिल हो गया, हम कहते हैं कि नेट चार्ज जीरो। जब रबिंग कर दी, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, यहाँ पर बैठे, तो सपोज उन्होंने 1 कूलम चार्ज यहाँ पर जमा किया, तो अब 1 कूलम नेगेटिव चार्ज इस पर जमा हो गया, 1 कूलम नेगेटिव चार्ज को हम बोलेंगे एक्सेस चार्ज, और उतना ही 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज हेयर पर आ जाएगा, तो वो उस हेयर का एक्सेस चार्ज होगा। तो इस एक्स्ट्रा चार्ज को हम बोलते हैं एक्सेस चार्ज। अब 2 चीजें हैं, ये एक्सेस चार्ज इस पर बैठेगा जब मैं रबिंग करूंगा, कि ये भाग सकता है कहीं पे। इसके लिए हम कंडक्टिंग पाथ पढ़ेंगे, तो उससे समझ में आ जाएगा कंडक्टिंग पाथ। अब सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक रॉड लेकर हूं, और यहां पर एक कपड़ा, सपोज वूल, तो मैंने इस मेटल रॉड है, सपोज मेटल रॉड, जब इस मेटल रॉड को वूल के साथ रबिंग करूंगा, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ से सपोज इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो यहाँ पर जमा होंगे, तो इस रॉड पर आ जाएंगे सपोज नेगेटिव चार्ज, और इस पर आ जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका एक्सेस चार्ज कहलाएगा और ये इसका एक्सेस चार्ज कहलाएगा। अब ये मेटल पर ये चार्ज जमा हो गया। अब ये जितनी भी ज्यादा अब मैं रबिंग करूंगा उतना ज्यादा चार्ज इस पर जमा हो जाएगा। फिर मैं इस रॉड को लाऊंगा यहाँ, और मैं इसको किसी और दूसरी रॉड जो खुद नेगेटिवली चार्ज है उसके नजदीक लाऊंगा, और दूसरी बार इस रॉड को मैं किसी पॉजिटिवली चार्ज रॉड के नजदीक लाऊंगा। तो जब मैं इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को इस दूसरे नेगेटिव चार्ज रॉड के नजदीक लाऊंगा तो इसको रिपेल करेगी, और यहाँ लाऊंगा तो इसको अट्रैक्ट करेगी।
तो जितना ज़्यादा मैं रबिंग करूंगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी, क्योंकि उतना चार्ज ज़्यादा जमा हुआ होगा इस पे। लेकिन अगर मैं अब दूसरा हाथ हटा के इसको रबिंग करूंगा इसके साथ, तो दूसरा हाथ में बाहर इलेक्ट्रिक पोल के साथ मुझे पकड़ के हैं, और वो इलेक्ट्रिक पोल ऑब्वियसली मेटेलिक है। तो जब मैं इसकी रबिंग करूंगा, अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा भी मैंने रबिंग किया, फिर मैं लाऊंगा इसको इस नेगेटिवली चार्ज रॉड के सामने और पॉजिटिवली चार्ज रॉड के सामने, तो कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब पहली बार मैंने रबिंग की तो मेरा हाथ मेटल के साथ नहीं था, तो सारा चार्ज जो यहाँ से आया वो मेटल पर बैठा। लेकिन दूसरी बार जब मैंने हाथ इस पर लगाया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो इस पर मेटेलिक रॉड पर बैठे। फिर चूंकि ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर्स में मैंने अभी बोली कि कंडक्टिंग है, तो ये इनसे चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू भी मूव होगा, फिर इस हैंड के थ्रू भी मूव होगा, फिर ये पोल भी इलेक्ट्रिक मेटेलिक है तो इनसे भी मूव होगा, क्योंकि मेटल्स भी कंडक्टर्स होते हैं। फिर ये फाइनली अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, फिर अर्थ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर गायब हो जाएगा वहां पे। तो हम 2 घंटे 3 घंटे भी अगर रबिंग करने बैठेंगे यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूसली चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, उसको ये पाथ मिला, वो अर्थ में चला जाएगा, यहाँ पर चार्ज बिल्कुल भी जमा नहीं होगा। तो 2 घंटे 3 घंटे के बाद हम देखेंगे तो कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं होगी। तो जो हमने ये पाथ दे दिया इस कंडक्टर को फ्रॉम दिस मेटल टू अर्थ, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ। तो कंडक्टिंग पाथ की वजह से चार्ज फ्लो हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मैं इसको पकड़ूं भी और लेकिन चार्ज भी फ्लो ना हो, तो मुझे इस कंडक्टिंग पाथ को ब्रेक करना है। तो मुझे इस मेटल के ऊपर सपोज इस मेटल को किसी कपड़े वगैरह के जरिए पकड़ना है, या हैंडल यहाँ पर इंसुलेटर की लगानी है, कोई वुड या प्लास्टिक की, फिर रबिंग करनी है, फिर शायद इसको पकड़ूं भी, ये चार्ज जमा हो जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने कंडक्टिंग पाथ को ब्रेक किया। यहाँ पे मेटल था, यहाँ पे इंसुलेटर है, इसको अब पाथ नहीं मिलेगा, यहाँ पर ब्रेक हो गया, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज जो है फ्लो नहीं कर पाता है, तो कंडक्टिंग पाथ ब्रेक हो गया। तो अब मैं इसको पकड़ भी सकता हूँ और इस पर चार्ज जमा भी करवा सकता हूँ। यहाँ पर जो मैंने इस कंडक्टिंग पाथ जो एक साइड से मेटल के साथ अटैच्ड है, और दूसरा एंड जो मेटल कंडक्टिंग पाथ है वो अर्थ के साथ बंधा हुआ है, तो जब भी मैं कंडक्टिंग पाथ को अर्थ के साथ दूसरे साइड से कनेक्ट करूंगा, तो हम कहते हैं कि हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को ग्राउंड किया। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करते हैं, तो वो इस कंडक्टिंग पाथ के जरिए फिर अर्थ में चला जाता है। इसके बाद है डिस्चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज करना। अब एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का मतलब, जो मैंने रबिंग की, यहाँ से चार्ज उठा, यहाँ पर बैठा, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया, तो वैसे तब कंडक्टिंग पाथ नहीं बनना चाहिए, तो तब जाके जमा हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया। अब अगर हमें इस चार्ज ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज करना है, तो मुझे डायरेक्टली इस मेटल को टच करना है, और फिर यहाँ से मेरे से होके ये कंडक्टिंग पाथ बनेगा, और ये चार्ज जो है अर्थ में चला जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो ये तो था मीनिंग, ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करना और ऑब्जेक्ट को डिस्चार्ज करना। अब एक और टर्म है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज। अब इंड्यूस्ड चार्ज और एक्सेस चार्ज, इनमें फर्क पहचाननी है। वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मीन्स कोई भी नेट चार्ज नहीं है, चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज इसको नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज नहीं है। जब मैंने रबिंग की, फिर बाहर से एक्स्ट्रा, क्योंकि 10 कूलम पॉजिटिव था 10 कूलम नेगेटिव था, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जो एक फिर एक्स्ट्रा बालों से इलेक्ट्रॉन्स आए 1 कूलम बनाया, तो उसको हमने बोला एक्सेस चार्ज। लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज में भी बॉडी चार्ज हो जाती है, लेकिन वो अपना ही 10 कूलम जो है रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होता है कि इसके लिए इंड्यूस्ड चार्ज में हम एक चार्ज बॉडी लानी होती है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो सेंटर पर है, और नेगेटिव चार्ज भी इस तरह फैला हुआ है कि उसका टोटल सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी वहीं पर है, तो नेट इफेक्ट इज 0। लेकिन जब एक चार्ज सब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैंने इसके नजदीक लाया, इस एंड के नजदीक, जब मैं इस एंड के नजदीक लाऊंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स को सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। इस पॉजिटिव टच नहीं करना है, खाली नजदीक लाना है। इसकी जबकि मैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसकी विसिनिटी में लाऊंगा इस एंड के, तो सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम याद रख सकते हैं कि अब नेगेटिव चार्ज का सेंटर
जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह बैठेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एटम्स के न्यूक्लियस में होता है और एटम्स सॉलिड में अपनी अपनी जगह फिक्स होते हैं। तो खाली नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये एंड नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा और दूसरा साइड जो है पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। अब ये बॉडी चार्ज हो गई, अब ये एंड दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा, तो ये बॉडी चार्ज हो गई, लेकिन एक्स्ट्रा बाहर से चार्ज आने से नहीं, बल्कि अपना ही चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। बॉडी जब ऐसे चार्ज की जाए इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो अपना ही चार्ज 10 कूलम पॉजिटिव थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया, 10 कूलम नेगेटिव इधर आ गया, तो ये इसके दो डिफरेंट एंड्स चार्ज बन गए, तो ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये तो था इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स के बारे में। उसके बाद एक्सेस चार्ज क्या होता है, एक्सेस चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज के दरमियान डिफरेंस क्या है, और फिर ऑब्जेक्ट कंडक्टिंग पाथ क्या होता है। तो अगर हमें एक ऑब्जेक्ट पर चार्ज रबिंग से जमा करवाना है तो कंडक्टिंग पाथ नहीं बनना चाहिए, तो हमें किसी इंसुलेटर से के जरिए इसको पकड़ना है। तो कंडक्टिंग पाथ क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है कि ये ग्राउंड कब होगा, अगर ये ग्राउंड होगा तो चार्ज जमा कभी नहीं होगा, तो हमें इस कंडक्टिंग पाथ को ब्रेक करना है। और ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का मतलब क्या है, डिस्चार्ज करने का मतलब क्या है, ये आज की क्लास में मैंने समझाने की कोशिश की। थैंक यू।